नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। भारतीय प्रशासनिक सेवा के ज़्यादातर अफसर जब प्राइम पोस्टिंग में रहते हैं, खास तौर पर कलेक्टर के पद पर, तब केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय की ट्रेनिंग पर जाने से कतराते हैं। इसके पीछे भी बड़े रोचक कारण हैं। दरअसल जब आईएएस अफसर प्राइम पोस्टिंग पर रहते हैं तो वे उस पोस्टिंग को छोड़ना नहीं चाहते। आमतौर पर आईएएस अफसरों की ट्रेनिंग 2 से 3 महीने की होती है। ट्रेनिंग पर जाते ही किसी दूसरे अफसर की पदस्थापना हो जाती है। ट्रेनिंग से लौटकर आने के बाद यदि सरकार ने पुरानी पदस्थापना पर नहीं भेजा तो ट्रेनिंग के चक्कर में प्राइम पोस्टिंग हाथ से निकल जाएगी। इसी वजह से प्राइम पोस्टिंग के समय ट्रेनिंग पर आईएएस अफसर नहीं जाने का कोई ना कोई कारण बताकर टाल देते हैं। हालांकि आईएएस अफसरों को केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित होने वाली ट्रेनिंग करना जरूरी है। मध्य प्रदेश कैडर के 2003 बैच के अफसर संजय गोयल, धनेश्वर बालचंद्र नौकरी में आने के 14 साल बाद ट्रेनिंग नहीं ले पाए। ऐसे ही देश भर के 400 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों के लिए केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने इस साल 2 से 27 अगस्त तक 15वें राउंड के चौथे फेज की मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित की है, जिसमें देश के विभिन्न प्रदेशों के 1994 बैच से लेकर 2005 बैच के आईएएस अफसर शामिल हैं। मध्य प्रदेश कैडर के 2004 बैच के रघुराज माधव राजेंद्रन, जॉन किंग्सले एआर, लोकेश जाटव और राजीव शर्मा के अलावा 2005 बैच के आईएएस अफसर अरुण गुप्ता, राहुल जैन, संजीव सिंह, जीवी रश्मि भी शामिल हैं। हालांकि इस मामले में अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश की स्थिति बेहतर है। पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक में 1994 बैच के आईएएस अफसरों की अभी ट्रेनिंग होना बाकी है। इनमें से कुछ अफसरों का वर्ष 2028 और 2029 में रिटायरमेंट होने वाला है। बावजूद इनके अभी इनको ट्रेनिंग नहीं दी गई है। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार उमेश जी। प्रवीण जी, जब आईएएस अफसर प्राइम पोस्टिंगों पे होते हैं तो आमतौर पे देखा गया है कि बहुत सारे अफसर ट्रेनिंग से कतराते हैं। जब भी प्राइम पोस्टिंग पे रहते हैं और उनका ट्रेनिंग के लिए आदेश आता है तो कोई ना कोई कारण बताकर जो है ट्रेनिंग पर नहीं जाते हैं। फिर वो उस समय तो टल जाती है, तो फिर वो बाद में होती है। तो कईयों की तो ये स्थिति है कि रिटायरमेंट के 5 से 6 साल बचे हुए हैं और अब वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो रही है। उसके लिए केंद्र सरकार के जो कार्मिक मंत्रालय उसने मिड सेशन ट्रेनिंग का प्रोग्राम आयोजित किया है। तो इसको कैसे देखते हैं कि प्राइम पोस्टिंग के चक्कर में वो ट्रेनिंग छोड़ देते हैं? देखिए उमेश जी, लगातार ये आरोप लगते रहे हैं ब्यूरोक्रेसी पे जी। लगता है प्रवीण शर्मा जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। हेलो जी प्रवीण जी बोलिए। ये आरोप लगते रहे कि ब्यूरोक्रेसी में भी आपस में ही जैसे एक दूसरे पर आरोप लगते रहे कि जब उनका अनदेखा किया, उनकी सीनियरिटी को अनदेखा किया गया और उनकी वर्किंग को, उनकी जो अचीवमेंट है उनको भी जो है अनदेखा कर दिया गया। और अच्छी पोस्टिंग, मलाईदार पोस्टिंग, आप देखते हैं एक वर्ड चलता है मलाईदार पोस्टिंग, मलाईदार जगह। तो इनका महत्व इसी समय पे समझ में आता है कि जब कोई महत्वपूर्ण काम है। आप मिड टर्म ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, आईएएस के लिए ये मैंडेटरी है, हर आईएएस के लिए कि एक समय पे जब भी जो है डीओपीटी मतलब कार्मिक विभाग जो है केंद्र का, जब भी वो करवाए तो हर आईएएस को वहाँ ट्रेनिंग करने जाना है। जब महीने भर की होती है, कई बार 1.5 महीने की होती है। लगातार अभी 15वीं 16वीं होने वाली, शायद 7वां बैच होने वाला है। तो ऐसे में आपको ट्रेनिंग जब मैंडेटरी है, उसको आपकी सर्विस उसमें रिकॉर्ड में है, सर्विस जो आपके रूल बने हुए उसमें उसको शामिल किया गया है। तो आपको
क्यों नहीं करना? आखिर आप जो आपने कोई जो आपका इसने अपॉइंटमेंट किया है, आप उससे ऊपर की अथॉरिटी तो नहीं हो गए। जी हाँ। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। आईएएस कहीं ना कहीं जो कहते हैं कि सर्वे सर्वा मानने लगते हैं, अपने आप को स्वयंभू हो जाते हैं, तो ये इसी तरह के उनके रवैये के कारण इस तरह के भी आरोप लगते हैं, आक्षेप लगते हैं, जो कि सही नहीं है। और अगर आप दूसरी तरफ सरकार पे भी उंगली उठ रही है कि आखिर अगर आईएएस नहीं जा रहा है और ये माना जा रहा है, जो रीजन आप बता रहे हैं कि साहब बनाई जा रही अच्छी पोस्टिंग के चक्कर में वो नहीं छोड़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की व्यवस्था पर, पूरी जो जीएडी के अपने की व्यवस्था है उस पर उंगली उठाई जा रही है। इसको सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर अल्टीमेटली निशाने पे कौन आ रहा है? सरकार की व्यवस्थाएं निशाने पे आ रही हैं, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जी प्रवीण जी, अब जब बड़े अफसर ही इस तरह से करेंगे कि जो जरूरी काम है, या ट्रेनिंग भी एक अहम कड़ी है, जब नौकरी कर रहे हैं तो ट्रेनिंग करना भी जरूरी है, तो जब आला अफसर ही इस तरह के काम कर रहे हैं तो अपने मातहत को कैसे रोक पाएंगे? फिर मातहत भी इस तरह से लापरवाही बरतते रहेंगे तो कैसे इस तरह से काम चलेगा? वो संदेश हमेशा आप अगर राजतंत्र की बात करें, राजतंत्र में संदेश हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही आता है। जी, जैसे ऊपर की ओर काम चलता है, लेकिन जो संदेश होता है, जो उसको दिशा के कामकाज को, ये ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो जो आपके बात कह रहे हैं, बिल्कुल इसका एक विपरीत प्रभाव पूरा माहौल पे पड़ता है। जो वातावरण की बात की जाती है, वर्किंग एटमॉस्फेयर जो खराब होता है, वो कहीं ना कहीं इसी से जो आपके जूनियर होते हैं, आपके जो सहकर्मी होते हैं, उनको बढ़ावा मिलता है, उनको मनमानी करने का बढ़ावा मिलता है, उनको रास्ते मिलते हैं कि हम कैसे जो है सरकारी काम से कैसे बचें। जबकि मैंडेटरी है कि आपको ट्रेनिंग में जाना है। अब जैसे इलेक्शन में ड्यूटी लगती है, वहाँ भी आईएएस सबसे पहले अपना नाम कटवाने में लग जाते हैं। तो आखिर आपको क्यों बचना है? जो आपके कामकाज का हिस्सा है, ये जो आपकी सर्विस रूल है, उसमें इन चीजों की बाकायदा इनको लिखा गया है कि और सरकार को कोई ना कोई, और जहाँ तक प्रमोशन की बात, सरकारी कामकाज नियमावली की बात है, उसमें तो मिड टर्म ट्रेनिंग है, उसका इम्पोर्टेंस इससे भी साबित होता है कि इनकी प्रमोशन भी उसके आधार पे होता है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था, हाँ, प्रमोशन के लिए भी जरूरी है कि आप प्रमोशन पाने के लिए मैंडेटरी है कि आप ये मिड टर्म ट्रेनिंग करें। लेकिन क्या कोई बात उठ रही सरकार पे और पूरे कार्य व्यवस्था पे, पूरी प्रणाली पे कि बगैर ट्रेनिंग किए प्रमोशन कैसे मिल जाता है फिर आईएएस को? जी हाँ, बिल्कुल ये सही कहा प्रवीण जी आपने कि ये जो ट्रेनिंग है, ये प्रश्न चिन्ह लगता है कि आखिर जो ऊपर बैठे हैं, जिनका काम है नियमों का पालन करवाना, नियम बनाना, वही यदि नियमों को नहीं मानेंगे तो कैसे काम चलेगा? प्रवीण जी, एक बात और देखी गई कि 8 से 10 साल में ये जो ट्रेनिंग है, शुरुआती नौकरी की जो 8 से 10 साल होते हैं, उस दौरान ज़्यादातर ट्रेनिंग हो जाती है आईएएस अफसरों की। सचिव बनने से पहले सारी ट्रेनिंग लगभग पूरी कर ली जाती है। लेकिन कईयों का ऐसा देखा गया है, हालांकि मध्य प्रदेश की स्थिति इसमें थोड़ी सी बेहतर है देश में, लेकिन जो देश के दूसरे राज्य हैं, वहाँ ये देखा गया है कि 1994 बैच के जो आईएएस अफसर हैं, जिनको रिटायर होने में महज 6 से 7 साल का समय बचा हुआ है, उन्होंने भी ट्रेनिंग नहीं किया। वो मिड टर्म ट्रेनिंग के लिए उनकी सूची में उनका नाम है। करीब ऐसे देश भर के 400 आईएएस अफसर हैं, तो इसको कैसे देखेंगे? उमेश जी, यही कारण है कि आप एक तरफ सरकार, मतलब केंद्र सरकार ने इसका शेड्यूल बनाया है, उसमें आपके उसमें लिखा गया है कि जब आप सर्विस ज्वाइन करते हैं कि सिविल इसमें कि आपको ये ट्रेनिंग करना है। लेकिन इस तरह की अगर लेकुना सामने आते हैं तो इन पूरी ट्रेनिंग का औचित्य क्या बचता है? औचित्य पे सवाल उठ रहा है कि आखिर अगर जरूरी नहीं है और ऐसे बड़ी संख्या में, चलिए ठीक है, आंकड़ों के खेल माने, और मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश में इस तरह के बहुत कम है या ना के बराबर है। लेकिन जहाँ देश में, क्योंकि अखिल भारतीय सेवा का मामला आईएएस मतलब, तो इसमें आपको पूरी व्यवस्था पे सवाल उठ रहा है कि एक तरफ आप इसको मैंडेटरी बता रहे हैं, दूसरी तरफ 400 के ऊपर ऑफिसर जो ऐसे हैं कि बगैर ट्रेनिंग के इस लेवल तक, हायर लेवल तक आ गए, तो ये कैसे आ गए? और मेरा ये मानना है कि अगर सरकार को व्यवस्था ठीक करनी है तो कहीं ना कहीं इसको सरकार का हिस्सा बनाना पड़ेगा। आपकी जो ट्रेनिंग है, जो इसके भी कोई अंक। प्रवीण जी, एक बात और है कि पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि आईएएस अफसर जो हैं, खास तौर पर जो फील्ड में पोस्टिंग है, वो जो आम जनता के साथ मारपीट करना,
या उनको साथ बदतमीजी करना, ये कुछ ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं। जैसे राजगढ़ में निधि निवेदिता जो पूर्व कलेक्टर थी, घटनाएं हो गई हैं। यहाँ भाजपा के नेता के थप्पड़ मार दिया था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान कलेक्टर जो रणवीर शर्मा थे, उन्होंने एक युवक को जो अस्पताल जा रहा था उसको थप्पड़ मार दिया। हालांकि उनका ओडिशा में भी हुआ जी, लेकिन ये इस तरह जो हालांकि पहले इतना नहीं होता था जितना अब ये चीज़ें सामने आ रही है। इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि सोशल मीडिया इस वक्त ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा चीज़ें बाहर आ जाती हैं, पहले ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये घटनाएं अभी कुछ ज़्यादा प्रकाश में आ रही हैं, क्या कहेंगे? उमेश जी ये एक कारण देखिए, जो जैसे आप अपन ट्रेनिंग पे बात कर रहे हैं, मिड टर्म ट्रेनिंग, इसका उद्देश्य में अगर आप जाएंगे तो इसमें ये भी लिखा हुआ है कि सिविल बिहेवियर सिखाने के लिए कि जनता के बीच आप काम कर रहे हैं तो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपका आचरण कैसा होना चाहिए, आपका रहन सहन कैसा होना चाहिए। ये भी उस ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो बीच बीच में सिखाया जाता है। जैसे ही IAS की आप उसमें सेलेक्ट होते हैं, जो पहली ट्रेनिंग होती है, वहीं से उनको रहने, खाने, चलने सब चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप IAS हो गए हैं तो आपको कैसा व्यवहार करना है। और क्योंकि आप जनता के बीच में सीधे आप जुड़ेंगे तो आपका रवैया, आपका व्यवहार जनता के प्रति, जनता के साथ कैसा होना चाहिए, ये भी इस ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा है जो देश भर के विशेषज्ञ आते हैं उनको सिखाते हैं। लेकिन जब चूंकि उस ट्रेनिंग से भी दूरी हो रही है, फिर कुछ सोशल मीडिया के जो आप बात कर रहे हैं वो, और कुछ जो नव युवा आ जाते हैं और उत्साह रहता है, और आजकल तो दिखावे का और बॉडी बिल्डिंग का जमाना है, इसको भी दिखाया तो प्रतियोगिता वही दिखाते हैं। अपन जो IAS के जो होते हैं प्रोग्राम होते हैं सालाना, आप देखते होंगे, उनकी एक्टिविटी में भी ये चीज शामिल होती है, सब बॉडी बिल्डिंग से लेके हर चीज, शरीर सौष्ठव। तो कहीं ना कहीं आपने सही कहा कि दिखावे का दौर बढ़ रहा है। प्रवीण जी, आप एक बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो ट्रेनिंग है ये एक अहम हिस्सा है और ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। लेकिन ट्रेनिंग को जिस तरह से ये अवॉइड कर देते हैं प्राइम पोस्टिंगों के चक्कर में, वो एक गंभीर बात है। और जब ऊपर ही इस तरह की गलतियां होंगी तो नीचे किस तरह करना पड़ेगा इसको कंपलसरी। अगर ऊपर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की जो जंगल से जुड़ी हुई है। पेंच टाइगर रिजर्व में मारे गए 3 बाघों की मौत के रहस्य का खुलासा करने के लिए टाइगर रिजर्व क्षेत्र के सभी बाघों के ब्लड सैंपल लिए जाएंगे। दरअसल इस साल जनवरी में सिवनी जिले में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व में 5 से 8 वर्ष आयु के 3 बाघों की मौत हो गई थी। बाघों की मौत के कारणों का पता लगाने में फॉरेंसिक लैब भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही थी। इधर पोस्टमार्टम और FSL रिपोर्ट में अवैध शिकार की संभावना से भी इनकार किया गया है, क्योंकि बाघों के शवों पर कहीं भी करंट या चोट के निशान नहीं पाए गए। ऐसे में अब वन विभाग के अधिकारियों ने टाइगर रिजर्व के अन्य बाघों का ब्लड सैंपल लेने का फैसला लिया है, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कहीं टाइगर रिजर्व के बाघों में कोई बैक्टीरियल बीमारी तो नहीं हो रही। इसके लिए वन विभाग रणनीति बनाने में जुट गया है। पेंच टाइगर रिजर्व में पिछले कुछ दिनों से वन विभाग के आधा दर्जन अधिकारी 2 हाथियों में सवार होकर बाघों को ढूंढने और नमूने लेने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि उन्हें अभी तक कोई भी बाघ नहीं मिला है। मध्य प्रदेश के जंगलों में लंबे समय से बाघों के मरने और मारे जाने का सिलसिला जारी है। इस साल 1 जनवरी से 12 मई तक 4 महीने में प्रदेश के जंगलों में 21 बाघ की मौत हुई थी, जिसमें पेंच टाइगर रिजर्व के 3 बाघ भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में तेजी से बाघों की मौत हो रही है। हाल ही में एक बाघ की बुधनी तो दूसरे की मौत बैतूल के पास ट्रेन से कटने से हुई थी। वर्ष 2020 में भी मध्य प्रदेश के जंगलों में 30 बाघों की मौत हो चुकी है। पेंच टाइगर रिजर्व में इस साल जनवरी में 3 बाघ मारे गए थे। इसके बाद से जांच में जुटा हुआ है वन विभाग का अमला और कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वन विभाग के अमले को अभी तक कोई भी कारण नहीं मिले हैं। यही कारण है कि वन विभाग ने अब निर्णय लिया है कि जो भी रिजर्व टाइगर रिजर्व है वहाँ पर बाघ मौजूद हैं, उनका ब्लड का सैंपल लिया जाएगा, जिससे बैक्टीरियल बीमारी के बारे में पता किया जाएगा। क्योंकि जो पशु चिकित्सक है वन विभाग के, उनको शंका है कि कहीं ना कहीं ये बीमारी के कारण भी बाघ जो है मारे जा सकते हैं।
अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट सहित अन्य बिजली कंपनियां नवकरणीय ऊर्जा खरीदने की बजाय उसके प्रमाण पत्र की खरीदी की तैयारी कर रही हैं। इन कंपनियों ने इस पर 391 करोड़ रुपए की अनुमति विद्युत नियामक से मांगी है। इस राशि का भार सीधे सीधे उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह राशि खर्च ना हो तो उपभोक्ता को सस्ती बिजली मिल सकती है। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को जो टैरिफ दिया था, उस टैरिफ पिटीशन में 391 करोड़ रुपए के रिन्यूअल प्रमाण पत्र खरीदने की अनुमति मांगी गई थी। इस राशि के एवज में उसे कोई बिजली नहीं मिलेगी, महज प्रमाण पत्र मिलेंगे, जो यह साबित करेगा कि नवकरणीय ऊर्जा खरीदी का दायित्व पूरा किया है। केंद्र सरकार के निर्देश हैं कि हर राज्य को कुल बिजली खपत के आधार पर एक निश्चित मात्रा में रिन्यूअल बिजली खरीदना अनिवार्य है। इसके लिए 3 विकल्प बिजली कंपनियों को दिए गए हैं। इसमें पहला विकल्प है कि वह विक्रय अनुबंध कर बिजली खरीद सकता है, जबकि दूसरे विकल्प में कहा गया है कि खुले बाजार में वह 2.40 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदकर ग्रिड में बेच सकता है। इधर अंतिम विकल्प के रूप में वह रिन्यूअल एनर्जी खरीदने की जगह बिजली एक्सचेंज से रिन्यूअल एनर्जी बिजली प्रमाण पत्र खरीदे। इस विकल्प के तहत वह बिजली खरीदने के बजाय केवल प्रमाण पत्र खरीदता है, यानी बिजली खरीदने के बजाय उसका भुगतान करना पड़ता है। बाद में यह प्रमाण पत्र विद्युत नियामक आयोग में जमा कराना पड़ता है। इधर इस मामले में विशेषज्ञों की राय है कि बिजली कंपनियां रिन्यूअल एनर्जी नहीं खरीदकर 391 करोड़ रुपए महज प्रमाण पत्र पर खर्च कर रही हैं, जो अवैधानिक है। इसकी वसूली बिजली महंगी कर आम उपभोक्ताओं से ही वसूली जाती है। बिजली कंपनियां रिन्यूअल एनर्जी की बजाय प्रमाण पत्र खरीदेंगी। बिजली कंपनियां प्रमाण पत्र खरीदने पर 391 करोड़ की राशि खर्च करेंगी। यह व्यवस्था केंद्र सरकार ने बनाई है, जिसको जानकार विसंगतिपूर्ण बताते हैं। इस राशि का भार भी उपभोक्ताओं को बिजली के जो बिल मिलते हैं उसमें ही राशि बढ़ाकर पड़ने वाली है। अब बात करेंगे एक खास सेगमेंट चलते चलते की, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाती है। तो आज ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा एक प्रसंग खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। एक प्रमुख सचिव के द्वारा अपने ही अधीन एक एमडी की पिछले दिनों की गई खिंचाई की आजकल मंत्रालय में खूब चर्चा हो रही है। आमतौर पर कामकाज को लेकर सीनियर जूनियर को डांटते रहते हैं, लेकिन प्रमुख सचिव के द्वारा पिछले दिनों डांट फटकार में शब्दों की मर्यादा लांघ दी गई। प्रमुख सचिव ने एमडी से कह दिया कि अपने काम में सुधार लाओ, आखिर घोड़े और खच्चर में फ़र्क होना चाहिए। आमतौर पर आईएएस अपने कैडर वालों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करते, लेकिन प्रमुख सचिव महोदय एमडी के कामकाज से अक्सर नाराज रहते हैं, इसलिए शब्दों की दहलीज पार कर गए। ऐसा नहीं है कि एमडी से केवल प्रमुख सचिव ही नाराज रहते हैं, इन महाशय से इनके मातहत अफसरान भी खफा रहते हैं। हालांकि एमडी महोदय कुछ महीने पहले ही विभाग में आए हैं। इन महाशय ने इतने कम समय में अपने व्यवहार से ऊपर और नीचे के सभी अफसरों को नाराज कर दिया। विभाग के लोग ही आपस में चर्चा करते हैं कि जनाब अभी तक कलेक्टर नहीं बन पाए, इसका फ्रस्ट्रेशन हमारे ऊपर उतार रहे हैं। दर्शकों की सुविधा के लिए बताते चलें कि ऊपर वाले और नीचे वालों के साथ ही एमडी भी ऊर्जावान है। इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।